हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 25। पेजेंट रेबेलियन के बारे में इस पूरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है ओम रिवोल्ट के बारे में एक एमसीक्यू है, वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हुक्का मूवमेंट के बारे में देखेंगे, नलकर बेरिया अपराइजिंग के बारे में देखेंगे, देन फैरेजी मूवमेंट के बारे में देखेंगे, मोपल अपराइजिंग के बारे में भी दो क्वेश्चन है और पागलपंथी के ऊपर भी दो क्वेश्चन है। सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। The quotation is given by Jim Brown. You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight. काफी अच्छी कोटेशन है, डीप है काफी। मान लीजिए दिस इज यू एंड दिस इज योर गोल यूपीएससी। आपकी जो डेस्टिनेशन है आप इसे ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम 1 साल के बाद होना है और उसका पूरा प्रोसेस जो है वो 6 महीने का चलता है, मान लीजिए प्रीलिम्स देना है आपको, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, उसमें 1 ईयर लग जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी उस 1 ईयर की जो जर्नी है उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ओवरनाइट आप कुछ ऐसे एफर्ट्स कर लें जिससे आप कल ही आईएएस बन जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो आपको पूरे प्रोसेस से जो 1.5 ईयर का प्रोसेस रहता है उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा। बट व्हाट यू कैन चेंज ओवरनाइट इज योर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी आपकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट भी कभी आप पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने गोल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू कैन चेंज दिस इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली आप इसे चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग अ शेड्यूल। अगर आप एक शेड्यूल बनाते हैं और फिर डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते जाते हैं। अगर आप एक शेड्यूल ऐसा बनाते हैं जिसमें आप सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप अपनी जो डायरेक्शन है उसे इमीडिएटली ही ओवरनाइट ही अपने गोल की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप अपने डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, उसमें तो जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही, लेकिन आपकी जो खुद की डायरेक्शन है उसको आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। तो आपको आज क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप से कि क्या आप अपने गोल की डायरेक्शन में चल रहे हैं या किसी दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर गोल की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने आप से आपकी प्रिपरेशन के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर होता है तो वो एक्सीलेंट और गुड माना जाता है, मतलब आपको मोर देन इक्वल टू 6 तो स्कोर करना ही है। बिकॉज अगर 60% मार्क्स आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर तो चांसेस काफी अच्छे रहते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। अगर लेस देन 6 आते हैं तो वो आपका यहाँ पे नीचे के जो जोन्स हैं ये थोड़े से डेंजर जोन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको दोबारा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है ओम रिवोल्ट के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ओम रिवोल्ट। ओम रिवोल्ट के बारे में कौन सी दोनों में से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है ब्रिटिश प्लेस टू विड्रॉ फ्रॉम असम पोस्ट फर्स्ट बर्मिज वॉर। फर्स्ट बर्मिज वॉर के बाद ब्रिटिश ने कहा कि वो असम से बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है ब्रिटिश फेस द रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ पुरंदर सिंह नरेंद्र। तो ब्रिटिश ने जो रिबेलियन फेस किया उसकी जो लीडरशिप थी वो किसके पास थी, पुरंदर सिंह नरेंद्र के पास थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो ओम रिवोल्ट जो हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश चाहते थे कि जो ओम टेरिटरीज है इसको हम कैप्चर कर लेंगे और ऐसा करना उन्होंने शुरू भी कर दिया। लेकिन यहां पे उनको इतनी आसानी नहीं हुई क्योंकि उनको एक रिबेलियन जो था वो फेस करना पड़ा। उस रिबेलियन को हेड कौन कर रहे थे, उस रिबेलियन को हेड कर रहे थे गोमधर कंवर। ठीक है, तो लीडरशिप जो थी वो गोमधर कंवर के पास थी, ना कि पुरंदर सिंह नरेंद्र के पास। ही वाज द किंग। पुरंदर सिंह नरेंद्र जो थे वो किंग थे, जिनका रोल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। यहां पे ब्रिटिश ने प्लेज किया कि देखिए फर्स्ट बर्मिज वॉर जो है उसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम जो है असम से विड्रॉ हो जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड आपकी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिबेलियन हुआ था ये 1828 में। लीडरशिप मैंने आपको बता दिया गोमधर कंवर के पास थी। इसके साथ ये जो थे ओम प्रिंस थे, ये जो गोमधर थे ये ओम साम्राज्य के प्रिंस थे। इसके अलावा इनको काफी सारे इनके जो साथी थे जैसे कि धनंजय, जयराम, इनका साथ भी मिला और इनके साथ की वजह से ही जो ये रिबेलियन किया गया वहां पे अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। फाइनली कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक कंसेलेटरी पॉलिसी, मतलब एक पैसिफिकेशन की जो पॉलिसी होगी वही फॉलो करेंगे ओम साम्राज्य के साथ। और जो अपर असम था वो उन्होंने महाराजा पुरेंद्र सिंह नरेंद्र को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी ओम रिवोल्ट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि वहाबी के बारे में है। वहाबी मूवमेंट के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है वहाबी मूवमेंट वाज एसेंशियली एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट जो था बेसिकली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। हो सकता है इसे अब्दुल वहीब ने फाउंड किया था, ये भी हो सकता है। इट वाज इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ सैयद अहमद। तो सैयद अहमद की जो टीचिंग थी, जो पूरी फिलॉसफी थी, ये उससे इंस्पायर था, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। वहाबी मूवमेंट क्या है? ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ही था जिसे फाउंड किसने किया था? फाउंड किया था सैयद अहमद ने। ठीक है, तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसकी टीचिंग से इंस्पायर था। दो लोग थे, एक थे अब्दुल वहाब और एक ये थे सऊदी अरेबिया से, और एक थे शाह वलीउल्लाह, ये दिल्ली के थे। तो इन दोनों की टीचिंग और फिलॉसफी से ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो इंस्पायर्ड था। इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वहाबीज के बारे में देख लेते हैं। पटना जो था इसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, लेकिन पटना के अलावा ये मद्रास, हैदराबाद, बंगाल तक भी फैला। वहाबीज ने एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो थे वो फैलाना शुरू कर दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल थी वहां पर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कूका मूवमेंट के बारे में है। पूछा गया कूका मूवमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट वॉज फाउंडेड बाय भगत जवाहर मल इन 1840। 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, हो सकता है। द इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज टू आउस्ट ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। जो इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना है, ये भी हो सकता है। कूकाज वांटेड टू रिमूव द ब्रिटिश एंड रीस्टोर सिख रूल ओवर पंजाब। कूकाज जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश को निकाल दिया जाए और जो सिख रूल है वो पंजाब में एस्टैब्लिश कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तीन स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन रीड करिए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मेजर लीडर की बात करी जाए तो यहाँ पे फाउंड तो भगत जवाहर मल ने 1840 में किया था, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है आपकी ठीक। यहाँ पे मेजर लीडर के तौर पे बाबा राम सिंह का नाम भी आता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। बाबा राम सिंह वाज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। क्या इनिशियल ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश को बाहर करना था? नहीं। देखिए स्टार्टिंग में ये रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का एक पूरा मूवमेंट था। रिलीजियस प्यूरिफिकेशन में क्या किया जा रहा था? इसमें बेसिकली कहा जा रहा था कि हम कास्ट को एबलिश करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इन सब चीजों के बारे में, बेसिक चीजों के बारे में बात करी जा रही थी। तो ब्रिटिश को निकालना कोई स्टार्टिंग का उद्देश्य नहीं था, लेकिन रिलीजियस प्यूरिफिकेशन से ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और वहां पर आवाज उठाई कि देखिए इसका जो पूरा मकसद है वो ब्रिटिश को पंजाब से बाहर निकालना है ताकि सिख रूल को पंजाब में एस्टैब्लिश किया जा सके। इसी वजह से तीसरी जो स्टेटमेंट है आपकी वो करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। कुछ और बेसिक टेनेंट्स देखते हैं। कूका मूवमेंट में बात किस किस चीज की हुई थी? यहां पे बात करी गई थी कि एक तो हैंड वूवन क्लोथ्स डाले जाएंगे, जो हमने स्वदेशी पढ़ा था उसमें भी हम यही चीज देखेंगे। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है और स्पेक्ट्रम में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो स्वदेशी में भी इस तरीके की चीज की बात करी गई थी। इंग्लिश लॉज, इंग्लिश एजुकेशन हो, इंग्लिश के प्रोडक्ट्स हो, उन सबका पूरा बाइकआउट किया गया था। यही चीज आपको स्वदेशी में भी देखने को मिलेगी। कास्ट एबोलिशन के बारे में बात करी गई थी। डिस्क्रिमिनेशन जो सिक्स के अंदर था उसको खत्म करने की बात करी गई थी। यह भी कहा गया था कि मीट और एल्कोहल, ड्रग्स, इसका जो कंजम्पशन है उसको डिस्करेज किया जाए। फिर इंटर मैरिजेस की परमिशन भी देने की यहाँ पे बात करी गई। विडो मैरिज को भी एनकरेज किया गया एंड विमेन को एनकरेज किया गया कि वो अब तक जो घर की चार दीवारी में रहते थे उनसे बाहर निकल के वो अपना इक्वल रोल जो है वो प्ले करें सोसाइटी के अंदर। देन इसके अलावा पेजेंट मूवमेंट्स भी हुए, वहां पर एविक्शन के बारे में बात करी गई। रेंट ऑफ लैंड जो इंक्रीज हो रहा था उसको लेकर बात करी गई और ग्रीडी मनी लेंडर्स को भी यहां पर टारगेट पे लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग रीजन। आपको बताना है, बेसिकली पेयर्स दिए गए हैं 3 और आपको बताना है कौन सा रिवोल्ट या अपराइजिंग किस रीजन में हुआ था। नरकलबेरिया अपराइजिंग वेस्ट बंगाल में हुआ था, हो सकता है। फायराइजी रिवोल्ट जो था वो ईस्ट बंगाल में हुआ था, हो सकता है। पागलपंथीस बंगाल से बिलोंग करते थे। तो सोचिए कि किस रिवोल्ट या अपराइजिंग का जो बेसिक सेंटर था वो क्या था? क्या वो वेस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल था, बंगाल था? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए तो यहाँ पे नरकलबेरिया अपराइजिंग जो थी वो वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है, वही इसका मेजर सेंटर था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड जो है फायराइजी रिवोल्ट वो ईस्ट बंगाल को बिलोंग करता है, ये भी करेक्ट है। पागलपंथीस ओवरऑल बंगाल को। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये रीजन्स जो है ये भी आपको पता होने चाहिए, पूछ ली जाते हैं कई बार एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। नरकलबेरिया अपराइजिंग के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है इस पर्टिकुलर अपराइजिंग के बारे में। पहली कहती है टीटू मीर इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड हिंदू। इसके अंदर लीडर का नाम दिया गया टीटू मीर। उसने मुस्लिम जो टेनेंट्स थे उनको इंस्पायर किया कि वो अपनी आवाज उठाएं, किसके अगेंस्ट में? हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, ये हो सकता है। देन सोल टैक्स वाज इम्पोज्ड इन फायराइजीज। फायराइजीज के ऊपर सोल टैक्स जो था वो लगाया गया था, ये भी हो सकता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज फर्स्ट आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। अंग्रेजों के खिलाफ पहली जो पेजेंट अपराइजिंग थी जिसमें आर्म यूज किए गए थे, आर्म्स जो हथियार थे वो यूज करे गए थे, वो पहली यही थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नरकलबेरिया अपराइजिंग के बारे में। तो क्या इसमें जो इंस्पायर करने वाला इंडिविजुअल था वो टीटू मीर था? यस।
ही वॉज द वन जो जिसने इंस्पायर किया मुस्लिम टेनेंट्स को कि वो लैंडलॉर्ड हिंदूज के अगेंस्ट हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड को देखते हैं कि सॉल्ट टैक्स जो था वो फायरेजी के ऊपर लगाया गया था जिसकी वजह से पूरी अपराइजिंग हुई। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि एक यूनिक टाइप का बियर टैक्स ये लगाया गया था फायराइजिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस जो एक फीलिंग थी वो इससे कहीं ना कहीं डैमेज हुई थी, कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी, इस वजह से ये पूरी अपराइजिंग करी गई। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंपोज किया गया था टैक्स वो सॉल्ट टैक्स नहीं था, बियर टैक्स था। यहाँ पे क्या इसको फर्स्ट आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग के तौर पर भी जाना जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है फायराजी रिवोल्ट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फायराजी मूवमेंट। फायराजी मूवमेंट के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली कहती है फायराजीज वर द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह। तो फैराजी जो थे वो किसके फॉलोअर्स थे? एक मुस्लिम सेक्ट थी जिसको हाजी शरीयत अल्लाह ने फाउंड किया था, उसके वो फॉलोअर्स थे, हो सकता है। दे एडवोकेटेड रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। उन्होंने कहा कि जो चेंजेस हैं वो रेडिकल तौर पे, मतलब एक्सट्रीम तौर पे रिलीजियस में भी, सोशल एरिया में भी और पॉलिटिकल एरिना के अंदर भी होने चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे फायराइजिस के बारे में बात करी जाए तो यस, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट जिसको हाजी शरीयत अल्लाह ने फाउंड किया था। ये थे फरीदपुर के रहने वाले, फरीदपुर, ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। क्या उन्होंने रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की बात करी थी? तो यस, दे एडवोकेटेड कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो तीनों ही एरिनाज में होना चाहिए, रिलीजियस एरिना में भी, सोशल एरिना में भी और पॉलिटिकल एरिना में भी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। कुछ और चीजें देख लेते हैं फायराजी रिवोल्ट के बारे में। चलिए, तो यहां पे शरीयत अल्लाह जो थे, ही वॉज द सन ऑफ दादू मियां। ठीक है, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश को आपको एक्सपेल करना है। कहां से? बंगाल से, क्योंकि वो इंट्रूडर समझे जाते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंट्रूडर समझे जाते थे बंगाल के अंदर, उनको निकालना इनका बेसिक पर्पस था। इन्होंने जो टेनेंट्स और जमींदार ज्यादातर हिंदूज थे, टेनेंट्स ज्यादातर मुस्लिम्स थे, इन दोनों के भी जो कॉजेज होते थे वहां पर टेनेंट्स को सपोर्ट किया अगेंस्ट जमींदार क्योंकि हिंदू थे तो रिलीजियस कलरिंग जो थी वो इसमें आना बनता ही था, वो तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पे रिलीजियस कलरिंग भी देखी गई। काफी सारे फैराजी जो थे बाद में इन्होंने वहाबी को ज्वाइन किया, वहाबी रैंक्स को होल्ड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग मोपला अपराइजिंग। पूछा गया कि किस रीजन के अंदर मोपला अपराइजिंग जो थी वो हुई थी। क्या ये मैसूर में हुई थी, केरला में, हैदराबाद में, नॉर्दर्न सिरकार में? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, मोपला अपराइजिंग काफी इजी क्वेश्चन था, केरला के अंदर हुई थी। इसमें बेसिक कॉजेज क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोपला अपराइजिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है रेंट हाइक वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग का बेसिक जो रीजन था वो था वहां पे जो रेंट था वो बढ़ा दिया गया था। हिंदू मुस्लिम बोनोमी वाज सीन इन द मोपला रिबेलियन। जो मोपला रिबेलियन किया गया था उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की जो फ्रेंडशिप थी उसको देखने को मिला था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, हो क्या रहा था, देखिए फील्ड साइजेस जो थे वो तो हो रहे थे रिड्यूस, तो फील्ड साइज में रिडक्शन होता जा रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम रेंट जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लोग होंगे उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन होगी गवर्नमेंट के लिए और दूसरे जो जमींदार हैं उनके लिए वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो रेंट पे करने में समर्थ नहीं रहेंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो है रेंट हाइक वाज वन ऑफ द रीजंस, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी जमींदार जो थे वो ज्यादातर हिंदू थे और टेनेंट्स जो थे वो ज्यादातर मुस्लिम थे। तो यहाँ पे एक बोनहोमी का सवाल नहीं उठता है, फ्रेंडशिप का सवाल नहीं उठता है। तो यहाँ पे पूरी रिलीजियस कलरिंग जो थी वो देखने को मिली, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच का भी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पे देखने को मिला। मोपला अपराइजिंग के बारे में हाइक था रेवेन्यू डिमांड के अंदर, वो किया गया था। फील्ड साइज रिडक्शन मैंने आपको बताई दी है। 18 साल में 22 रिबेलियंस जो थे वो यहाँ पे हो चुके थे, और हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस जो थे वो देखने को मिल ही जाते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है दोनों के जो स्टैचर थे वो अलग थे। एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप है वो जमींदार है, दूसरा टेनेंट है, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल जो होगा वो इन्वॉल्व हो ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर पागलपंथीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 9, पागलपंथी अ सेमी रिलीजियस ग्रुप वाज फाउंडेड बाय। तो पागलपंथी जो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था उसको किसने फाउंड किया था? क्या सिद्धू ने किया था, कानू ने, टीपू ने, करमशाह ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पागलपंथी जो कि एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, इसमें ज्यादातर लोग कौन थे? ज्यादातर हाजोंग थे, जो आपको पता है न्यूज में भी आप देखते हैं, ये ज्यादातर हिंदूज हैं, और गारो ट्राइब्स। हाजोंग और गारो ट्राइब्स के लोग जो थे कहां पर? मयमन सिंह डिस्ट्रिक्ट है एक बंगाल के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये लोग आ रहे थे और यहां से पूरा का पूरा ये जो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था वो निकल के आया था, जिसको हेड कर रहे थे। फाउंड किसने किया था? करमशाह ने किया था। और इनके जो बेटे थे टीपू, उन्होंने
इस पूरे ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन का श्रेय किसको जाता है? टीपू को। लेकिन फाउंड करने का श्रेय किसको जाता है? करमशाह को। तो ये बिल्कुल डिफरेंस याद रखिएगा। यहां पे फाउंडेड बाय पूछे तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा पागलपंथी को लेकर यह पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट पागलपंथी को लेकर ठीक है, जो कि एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था। पागलपंथीज रिफ्यूज टू पे रेंट। पागलपंथीज जो लोग थे उन्होंने रेंट को पे करने से मना कर दिया था। दे अटैक द हाउसेस ऑफ जमींदार। उन्होंने जमींदार के हाउसेस को अटैक करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सप्रेस द मूवमेंट यूजिंग पैसिफिकेशन पॉलिसी। ब्रिटिश ने एक शांति की पॉलिसी उठाई और उसके थ्रू इनको काम डाउन किया गया। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कभी भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आपको पहली दूसरी स्टेटमेंट से पता चल जाना चाहिए कि अगर रेंट को पे करने की वजह से ये किया गया है, मतलब अगर रेंट आप पे नहीं कर रहे, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि जमींदार जो आपसे ये रेंट वसूल करते हैं उनके घरों पे आप अटैक तो करेंगे ही, क्योंकि जब भी इस तरीके की चीजें होती एग्रेशन जो है वो देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंसिकल गेस आप लगा सकते हैं। अब बात करिए तीसरी स्टेटमेंट की। ब्रिटिश अगर कोई भी एग्रेशन दिखा रहा है तो क्या उसको पैसिफिकेशन की पॉलिसी से सॉल्व करेंगे? चांसेस काफी कम रहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो एक नेक्स्ट लेवल का एग्रेशन यूज करते थे, अपनी पूरी मिलिट्री माइट को यूज करते थे इस तरीके के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो यहां पर ब्रिटिश ने पैसिफिकेशन की पॉलिसी को यूज नहीं किया, उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ वायलेंस यूज किया इस पूरे के पूरे जो पूरा अपसर्ज था उसको सप्रेस करने के लिए। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम विद इन 2 मिनट्स में इसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ओम रिवोल्ट के बारे में देखा था। इसमें ब्रिटिश ने प्लेज किया कि वो विड्रॉ करेंगे कहां से? असम से, जब फर्स्ट बर्मीज वॉर खत्म हो जाती है। तो यहां पे ब्रिटिश ने रिबेलियन फेस किया था किसके द्वारा? जो हेड कर रहे थे गोमदार कंवर, और उनके काफी सारे साथियों ने भी उनको सपोर्ट किया था इसके अंदर। फाइनली जो असम वाला रीजन था वो किसको दे दिया गया था? महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को वापस कर दिया गया था। फिर हमने वहाबी मूवमेंट के बारे में देखा। वहाबी मूवमेंट जो था एसेंशियली एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इस्लाम का। यहां पे फाउंड करने वाली जो पर्सनैलिटी थी वो थी सैयद अहमद, और किसकी टीचिंग से ये प्रभावित था? अब्दुल वहीद, जो कि कहां से थे? सऊदी अरेबिया से, और शाह वलीउल्लाह जो दिल्ली से थे। वहाबी के अंदर हमने देखा था कि पटना इसका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, लेकिन ये मद्रास, हैदराबाद, बंगाल तक भी फैला था। ब्रिटिश सेंटीमेंट्स जो थे वो स्प्रेड कर रहे थे, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, मतलब अंग्रेजों को भी यहां पर वहाबीज का सामना करना पड़ा होगा। कुका मूवमेंट के बारे में देखा था। इसको जो फाउंड किया था भगत जवाहर मल ने किया था, लेकिन बाबा राम सिंह भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे यहां पर। इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि कास्ट सिस्टम जो सोशल इश्यूज है उनको टारगेट करना चाहिए, और बाद में जब पॉलिटिकल ये मूवमेंट बन गया तो बात करी गई कि ब्रिटिश लोगों को पंजाब से निकालना है। बेसिक टेनेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हैंड वुवन क्लोथ, जो स्वदेशी में सारी चीजें हम फ्यूचर में करेंगे, वही चीजें यहाँ पे हमने करनी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हो, ब्रिटिश की एजुकेशन हो, ब्रिटिश के लॉज हो, सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। कास्ट जो एबोलिशन था उसके बारे में बात करनी शुरू करी थी। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बारे में, मीट, एल्कोहल, ड्रग्स के कंजम्पशन को खत्म करने के बारे में बात करी गई। इंटर मैरिजेस की, कास्ट इंटर मैरिजेस की बात करी गई, विडो रिमैरिज की बात करी गई, और विमेन को कहा गया कि अब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल के बाहर आए और सोसाइटी में इक्वल रोल प्ले करें। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था वेरियस रीजन्स का। नलकरबेरी अपराइजिंग जो थी वेस्ट बंगाल में थी, फायराजी ईस्ट के अंदर था, पागलबंदी बंगाल में। तो रीजन आपको पता होना चाहिए। देन हमने देखा था नलकरबेरी अपराइजिंग के बारे में। जो टीटू मीर थे उन्होंने मुस्लिम टेनेंट्स को कहा कि आप जो है लैंडलॉर्ड हिंदू को अगेंस्ट जाना शुरू करिए। यहां पर फायराजीज के ऊपर बियर टैक्स लगाया गया था, इस वजह से पूरी अपराइजिंग हुई, और यहाँ पे फर्स्ट आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग के तौर पर भी अगेंस्ट द ब्रिटिश इसको जाना जाता है। बाद में चल के ये जो पूरा मूवमेंट था वहाबी मूवमेंट में जाके मर्ज हो गया था। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि फायराजी के बारे में था। यहां पे फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट जो थे वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? हाजी शरीयत अल्लाह के द्वारा, जो कि फरीदपुर से थे, ईस्टर्न बंगाल के। यहां पे कहा गया कि रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो हमें लाने की जरूरत है। ये जो थे ये दादू मियाँ के बेटे थे, और इनका मेन काम था जो इंग्लिश इंट्रूडर्स हैं जो कि बंगाल में घुस चुके हैं उनको बाहर निकालना, ये इनका मेजर टास्क था। फिर इन्होंने बात करी मोपला अपराइजिंग के बारे में। केरला का ये रिवोल्ट था, और इसमें भी जो जमींदार थे वो हिंदूज थे और जो टेनेंट्स थे मुस्लिम थे। तो रिलीजियस कलरिंग हमें देखने को यहाँ पे मिली। रेंट हाइक की वजह से ये पूरी आवाज जो थी यहाँ पे उठाई गई। मोपला प्राइसिंग के अंदर रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज करी गई, फील्ड साइज कम हो रहे थे, इस वजह से ये पूरा का पूरा रिबेलियन चलता रहा। फिर हमने देखा था पागलपंथीज के बारे में। इसको फाउंड किया था करमशाह ने, लेकिन इसमें जो एक और मेजर पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन हो पाया, ऑर्गेनाइजेशन हो पाया, वो थे करमशाह के बेटे टीपू। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें हाजोंग और गारो ट्राइब्स जो थी कहां से? माइमनसिंह डिस्ट्रिक्ट बंगाल से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लास्ट क्वेश्चन में पागलपंथी में हमने देखा था कि उन्होंने रेंट पे करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था और जमींदार के हाउसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया था। एट द सेम टाइम ब्रिटिश ने भी इक्वली वायलेंट और कह सकते हैं एक्सट्रीम पॉलिसी को अपनाया और अपनी मिलिट्री माइट को यूज करते हुए इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा कितना आपने स्कोर किया है। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स है देन यू इन द सेफ जोन।
दोबारा से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, नोट जरूर बना लीजिएगा। अगर नीचे के ब्रैकेट में मार्क्स हैं आपके तो यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन। इसके अलावा कोई भी डाउट है इसको लेकर, कोई भी और दूसरा डाउट है, टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको हर वीडियो का मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।